हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने ड्रीम्स के लिए और इंस्पिरेशन और अपने गोल्स के लिए ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। तो आज का टर्न मतलब परसेंटेज का था, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन पढ़ो। अ स्टूडेंट गेट 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच। एक लड़का है जो कि 22 मार्क्स ज़्यादा फ्रेंच में लाता है देन व्हाट सी गॉट इन जर्मन। कोई सब्जेक्ट का नाम है फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। एक बोल रहा है क्वेश्चन कि एक लड़का है जो कि 22 मार्क्स ज़्यादा लाता है फ्रेंच में, किससे, जितना वो लाता है जर्मन में उससे 22 मार्क्स ज़्यादा लाता है फ्रेंच में। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन। जो उसका जर्मन मार्क्स है वो 28% है किसका, सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन का। तो पूछ रहा है व्हाट आर द फ्रेंच मार्क्स, बताओ कि फ्रेंच मार्क्स कितना है। बच्चों कल जो मैं प्रीवियस परसेंटेज का सीरीज करवाया था, अगर आप लोग ने रिवाइज और नोट्स बनाया होगा तो ये फॉर्मेट आपको बताया था। अगर कहीं भी एज इक्वल टू D% ऑफ A+B अगर आपको दिखे तो A और B का डायरेक्ट रेशियो निकल सकता है क्या। कौन सा क्वेश्चन में ये वाला चीज़ बताया था मैं, हाँ मुझे अभी भी याद है, सीता और सुजाता के क्वेश्चन में। जाकर आप फिर से देखिएगा अगर आप लोग रिवाइज नहीं करते हो टाइम से तो, या आप लोग ने 2-3 बार सॉल्व नहीं किया है उस क्वेश्चन को। तो एज इक्वल टू क्या है, D% ऑफ A+B। ये इक्वेशन कहीं भी बने इस टाइप का, तो मैं आपको बोला था कि इस इधर वाला जो चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है वो न्यूमरेटर में अपॉन एक और किसके बारे में डिस्कस हो रहा है, तो B है एक और ये एंटिटी, तो A/B। इसका डायरेक्ट आप रेशियो क्या लिखोगे, A का ये वाला चीज़ डायरेक्ट लिख देना D% अपॉन इसमें से 100 माइनस D हो जाएगा किसका, B का, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो रेशियो डायरेक्ट मिल जाता है D/100 माइनस D, ठीक है। तो इसका यहाँ यूज है, इस फॉर्मेट यहाँ भी बन रहा है। कैसे, देखो ध्यान से पढ़ो। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन। मतलब उसका जो जर्मन मार्क्स है वो 28% है किसका, ऑफ जर्मन प्लस फ्रेंच का। तो हम जर्मन अपॉन फ्रेंच का डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं क्या, 28% अपॉन कितना, 72%। कोई दिक्कत है क्या, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ से क्या काटोगे, यहाँ से काट दो आप 36, 14, 7 और 18, तो 7/18 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो जर्मन इज टू ये फ्रेंच का रेशियो क्या आया, 7:18, ठीक। लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 22 मार्क्स ज़्यादा है फ्रेंच में, किससे, जर्मन से। लेकिन मेरे रेशियो के हिसाब से कितना ज़्यादा है फ्रेंच, तो आप बोलोगे 11 यूनिट। रेशियो में यूनिट बोलना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 22 ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रेंच मार्क्स बताओ, तो फ्रेंच मार्क्स रेशियो में किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 18 यूनिट के बराबर। ये वाला फ्रेंच का रेशियो, इधर फ्रेंच का रेशियो क्या है, 18 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 18 यूनिट का 36 मार्क्स आंसर। कोई दिक्कत है क्या। ये क्वेश्चन मैं बुक से नहीं लाया हूँ या अपने नोट से नहीं लाया हूँ बच्चों, ये है CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन। आप जाके सर्च कर लेना नेट पे, मैं झूठ नहीं, बहुत सॉरी, CGL, हाँ CGL। तो आप सोच सकते हो CHSL में तो इससे कम ही लेवल का आएगा। तो आप एक बात बताओ, जो मैं सुजाता और सीता वाला क्वेश्चन करवाया था अपने नोट से ही वो क्वेश्चन था, तो क्या उस चीज़ का वो जो फॉर्मेट बन रहा था मैं वहाँ भी डिस्कस किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन आज आया जो CGL 2018 मेंस में मैंने लाया हूँ, इसमें भी क्या ये फॉर्मेट बन रहा है। तो जब आप नोट्स को रिवीजन करते जाओगे ना तो आप अप्रोच सीख जाओगे बच्चों। जब अप्रोच सीख जाओगे ना तो खूब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में क्लिक होने लगता है स्टेप कि हम लोग आगे क्या करें, समझ में आ रहा है। और इसको जब यूट्यूबर लोग इस क्वेश्चन को करवाएंगे ना तो इस प्रकार से नहीं, बहुत लेंदी करवाएंगे, आप जाके देख लेना। क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ से रेशियो पता चल गया बच्चों। जब रेशियो पता चल गया तो हम लोग किसी भी चीज़ को रेशियो से आसानी से डील कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन से करते हैं उसी तरह से रेशियो से कर लेंगे। जैसे रेशियो में फ्रेंच में कितना ज़्यादा मार्क्स है जर्मन से, तो आप बोलोगे जर्मन 7 है 18 है, तो मतलब 11 यूनिट ज़्यादा है रेशियो में, बट क्वेश्चन के हिसाब से 22 ज़्यादा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 निकल गया। हमें फ्रेंच मार्क्स निकालना था बच्चों, तो 18 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 18 यूनिट का वैल्यू 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्या आप लोग ने वेन डायग्राम रिवीजन किया है क्या। जो मैं स्टार्टिंग में वेन डायग्राम आपको पढ़ाया था, वहाँ जिस लेवल का क्वेश्चन करवाया था उससे कम ही लेवल का आज शायद होगा ये क्वेश्चन, ये सब। तो प्लीज़ जो मैं
करवा रहा हूँ क्योंकि देखो बच्चों, प्रीवियस जो चीज़ें हैं ना वो हमारे मेमोरी से डिलीट होते जाती है। जब हम टाइम टू टाइम इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो एक संडे का स्लॉट बुक करो और तुम नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से क्या होगा, रिवीजन होगा अच्छे से, क्योंकि और वीडियो तभी देखो फिर से दोबारा जब कोई डाउट हो। तो जब नोट्स और वीडियो साथ में चलेगा ना बच्चों तो बहुत आसानी होगा। और संडे को एक स्लॉट बुक करो, उसमें सिर्फ रिवीजन, जो प्रीवियस 10 दिन पहले पढ़ाई हो गया है उसको क्या करो आप लोग, रिवाइज करो। तो इसको करोगे ना तो मेमोरी में ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेगा, पीछे वाली बातें भी, नहीं तो आप भूलते जाओगे, आगे चलते जाएगा कोर्स और पीछे वाला सारा चीज़ें भूलते जाओगे। तो प्लीज़ अपने आप को एक मैच्योर स्टूडेंट कैंडिडेट मतलब एस्पिरेंट की तरह तैयारी कीजिए, ना कि अभी भी स्कूली लाइफ की तरह। थोड़ा सा एक होता है कि मतलब वो परफेक्ट तैयारी जिसे कहते हैं वो करो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हमें कैसे करना है, टैकल करना है, ठीक है। In an examination, 20% of the candidate pass in English, 80% pass in mathematics, 10% failed in both subjects. If 144 candidate pass in both subjects, find total number of candidate। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के हमको वेन डायग्राम का हिंट लग गया। कैसे, एक दो सब्जेक्ट का बात चल रहा है कि इतना परसेंट बच्चे पास है इस सब्जेक्ट में, इतना परसेंट इसमें पास है, फेल्ड दिया हुआ है दोनों सब्जेक्ट में इतना है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। वेन डायग्राम में दो क्या करते थे, दो सर्कल पारेंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट का बात हो रहा है तो दो सर्कल पार लिए। एक ले लो यहाँ इंग्लिश और एक ले लो यहाँ मैथमेटिक्स। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बोल रहा है कि 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, मतलब इसका जो वैल्यू है पूरा सर्कल का वो 70% दिया हुआ है और ये पूरा सर्कल का 80% दिया हुआ है। और ये कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट करता है? बोथ, जो दोनों में पास हैं, बोथ सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। एक बात बताओ, बोथ सब्जेक्ट में कितने लड़के, कितने परसेंट बच्चे पास है, ये दिया हुआ है क्या कहीं क्वेश्चन में? नहीं, वैल्यू दिया हुआ है कि इतने कैंडिडेट है। तो हमको परसेंटेज भी निकाल लेते हैं कि ये इसका कितना परसेंट होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका x है, x मान लो कि x जो है वो दोनों सब्जेक्ट बच्चे पास हैं, दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है बच्चों 10% फेल्ड हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो एक बात बताओ, 10% अगर फेल्ड है तो टोटल 100% होता है ना, तो 10% अगर फेल्ड हैं तो 90% क्या है बच्चों उस एग्ज़ाम के अंदर बच्चे पास हैं। 90% के अंदर कौन कौन से बच्चे इंक्लूड होंगे? तो आप बोलोगे या तो सिर्फ इंग्लिश में पास हो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, या सिर्फ मैथ में पास हो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, या दोनों सब्जेक्ट में पास हो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं। तो ये 90% के अंदर तीनों आ जाएंगे। तीनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हैं वो कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे सर पूरा इंग्लिश का 70% है, अगर हम इस कॉमन रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है वो निकल के आ जाएगा। बिल्कुल, तो क्या आएगा जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है? 20% ऑफ -x। पूरा इंग्लिश में से 20% में से हम ये कॉमन रीजन को घटा दिए तो जो बचा रीजन ये सब वो क्या आया? जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है। उसी तरह से जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास है वो कितने बच्चे हैं बच्चों? आप बोलोगे 80% ऑफ -x। कोई दिक्कत है क्या? पूरा मैथमेटिक्स में से हम ये कॉमन रीजन को घटा दिए तो क्या आया? 80% ऑफ -x। अब इन तीनों का सम, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हैं और जो मैंने x माना है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, इन तीनों का सम बच्चों 90% के बराबर होगा क्या? बिल्कुल। आप बोलोगे 20% ऑफ -x प्लस x प्लस 80% ऑफ -x इज इक्वल टू 90% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस प्लस कट जाएगा, क्या आएगा? ये 150% -x इज इक्वल टू 90%। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका बच्चों 60%। तो हमको मिल गया कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास है उसमें वो कितने परसेंट है? 60%। बट क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितने बच्चे पास हैं दोनों सब्जेक्ट में? तो 144। मतलब इस परसेंटेज का वैल्यू किसके बराबर होगा? 144, क्योंकि मेरे परसेंटेज के हिसाब से इतना बच्चे पास हैं दोनों सब्जेक्ट में, बट क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वो 144 के बराबर है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकल आ जाएगा क्या बच्चों? 144/60। अब हमसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। कोई भी चीज़ टोटल परसेंटेज में 100% के बराबर होता है ना। 1% का वैल्यू पता है तो 100% का वैल्यू कैसे निकाल दोगे? दोनों तरफ क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 8 40, 200। ठीक है, समझ में आ गया? 240 बच्चे टोटल एग्जाम में बैठे थे। कोई दिक्कत है क्या? आई होप इट इज़ क्लियर। तो देखो वेन डायग्राम, इससे मैं टफ ही क्वेश्चन करवाया था जब मैं वेन डायग्राम पढ़ा रहा था। नहीं विश्वास है तो आप जाके रिवाइज कर लीजिएगा। और ये देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी शायद कोई प्रीवियस एग्जाम में ही आया हुआ है CGL का। ठीक है,
वो जो पहला क्वेश्चन करवाए थे ना, वो याद है एग्जैक्ट कि वो 2018 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अ पर्सन है सम अमाउंट। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन है ना बच्चों कि इतना खर्चा यहाँ किया, इतना खर्चा यहाँ किया, टोटल रिमेनिंग दे देगा कितना बच गया उसके पास। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, और भी इस टाइप का क्वेश्चन आते रहेगा जितना भी अभी परसेंटेज सीरीज है उसके अंदर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन डिस्कस करना है मेरे को। 225 का टारगेट है, तो आप लोग देखिएगा स्ट्रैटेजी क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, पहले देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद बताते हैं। अ पर्सन हैज सम अमाउंट, एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, विथ हिम 20% ऑफ इट्स स्टोलन, मतलब 25% भूल गया बस में, मतलब भुला गया। 10% इज लॉस्ट थ्रू अ होल ऑफ द पैकेट, 10% गुम हो गया, कहाँ से, उसका पैकेट फटा हुआ था वहाँ से। 50% ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब समझते हो रिमेनिंग, 50% ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंड ऑन फूड। ये जो वर्ड है ना बच्चों, रिमाइंडर और एक रिमाइंडर या बोलो रिमेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इस टाइप का क्वेश्चन को। तो आप, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर मैं इसका बताऊँगा कि क्या क्यों ये इंपॉर्टेंट है, जिसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। रिमाइंडर या रिमेनिंग दोनों एक ही मतलब होता है। तो 50% रिमाइंडर इज स्पेंड ऑन फूड, ही देन परचेज अ बुक वर्थ रुपीज़, फिर उसके बाद वो बुक परचेज किया 26 रुपया के, जो उसके पास रुपया जितना बाकी रह गया था, जितना खर्च करने के बाद जो इसके पास अब कितना रुपया बचा था, 26 रुपया, उससे अब एक बुक खरीद लिया। और उसके बाद ही वॉक बैक होम, फिर उसके बाद वो घर चला गया, बिकॉज ऑल मनी इज ओवर, अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। तो बताओ इनिशियल अमाउंट कितना वो लेके निकला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले मैं एक आपको रैंडम एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पैकेट में 100 रुपया हैं और मैं बोला कि मैं इस रुपया का 25% खर्चा कर दिया किसी चीज़ पे, मान लो खाने पे, तो 25% 100 का कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 25 रुपया। तो जब 25 रुपया खर्चा हो गया 100 से, तो कितना बचा 75 रुपया बचा। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिमेनिंग का 50% अब मैं खर्चा किया। रिमेनिंग का 50% का मतलब इस पैसे का 50%, मतलब 50% का बेस अब क्या हुआ, 50% ऑफ किसका निकालेंगे, 75 का। मतलब 50% का बेस अब 100 नहीं रहा, अब 75 रहा, क्योंकि रिमेनिंग बोल दिया है कि इतना खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग रुपया बचा है उसका 50%। ठीक है, लेकिन 25% का बेस क्या था, शुरू वाला इनकम। ठीक है, ये 25% किस पे निकाले थे, इनकम पे। बट अब जो 50% बोल रहा है वो रिमेनिंग पे बोल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता, रिमेनिंग पे नहीं बोलता, तब हम इसी पे निकालते, 100 पे ही निकालते। ठीक है, इसीलिए मैं बोला ये रिमेनिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या यूज है मैं बता रहा हूँ, पहले ध्यान से पढ़ो। ये जो 25% खर्चा किया, कहीं इसके आगे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पे खर्चा किया, नहीं ना, तो मतलब ये 25% वो अपने इनिशियल अमाउंट पे खर्च किया होगा। ठीक है, 10% के आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या कि रिमेनिंग पे खर्च किया, या पीछे कि रिमेनिंग पे 10% खर्चा, नहीं ना। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है किसी परसेंटेज के आगे कि इतना खर्चा किस बेस पे किया है, तो आप इनिशियल अमाउंट ही मानोगे बाय डिफ़ॉल्ट, जब तक कि वो रिमेनिंग ना लिख के दे। ठीक है, तो ये भी 10% किस पे खर्चा किया होगा, इनिशियल पे ही। ठीक है, और ये जो 50% आप ध्यान से पढ़ो, ये 50% किस पे खर्च किया, तो रिमाइंडर जो उसके पास अब बच गया उस पे। ठीक है, जितना खर्च करने के बाद जो बच गया अब उस पर 50%, और उसके पास लास्ट में कितना रुपया बचा है, तो 26 रुपया, इतना खर्च करने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होता है। अगर क्वेश्चन में इनिशियल बेस भी है, मतलब कुछ पैसे इनिशियल बेस पे खर्च कर रहा है, कुछ पैसे रिमेनिंग पे खर्च कर रहा है, कुछ परसेंट पैसे, तो आप लोग फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इनिशियल ही रहता कि मतलब जो भी पैसा खर्च किया है परसेंटेज में वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पे ही किया है, तो अब कहीं भी अगर इस क्वेश्चन के अंदर रिमेनिंग जिक्र नहीं रहता तो हम डायरेक्ट परसेंटेज को ऐड कर सकते थे। मतलब जितना खर्चा हुआ 25, 10, 50 डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, बट लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इनिशियल बेस पे है और कुछ रिमेनिंग बेस पे है, कि कुछ रिमेनिंग जितना पैसा बचा उस पर खर्च किया है, कुछ इनिशियल बेस पे किया है। तो जो इनिशियल बेस पे किया है उसको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसका बेस सेम है, और जो रिमेनिंग पे किया है उसको अलग ऐड करो। अगर अकेला है तो छोड़ दो, अगर रिमेनिंग 1-2 और है तो आप उसको ऐड करो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 25% किस पे खर्च किया है, इनिशियल पे, ये 10% भी किस पे खर्च किया है, इनिशियल पे, दोनों का बेस सेम है, तो इन दोनों को बस ऐड कर सकते हैं। तो आप बोलो 35%। ठीक है, तो इसका पहले फ्रैक्शन निकाल लो, क्योंकि रिमेनिंग और इनिशियल बेस वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना तो ईजी बनेगा। 35/100 क्या होगा, 7×5 = 35 और 20×5 = 100। तो हम मान लेंगे कि डिनोमिनेटर वाला इनिशियल अमाउंट था
और 7 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, आप बोलोगे 13। ऐसे ही होगा ना, 20 का 35% खर्च कर दिया, अगर इनिशियल अमाउंट 20 माने हैं तो 20 का 35% क्या होता है 7, अगर 7 खर्चा कर दिया 20 में से तो बचा कितना सेविंग उसका 13। ठीक है, अगला देखो 50% रिमेनिंग पे, तो इसको अब अलग लिखो, क्योंकि अगर इसमें भी इसी में हम इसको ऐड कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि इसका बेस अलग है, ये रिमेनिंग पे खर्च किया है। इतना खर्च करने के बाद 35% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा है ना उसका 50% बोल रहा है, तो इसको अलग फ्रैक्शन निकालो, तो 1/2। फिर इसका भी क्या मान लो कि ये इनिशियल अमाउंट है डिनोमिनेटर वाला, उसमें से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना बच्चों 1, तो ये इनिशियल है ये सेविंग है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। अब रेशियो में जैसे सॉल्व करते हो, कैसे 2:1, ये बोलोगे इनिशियल अमाउंट है ये सेविंग है, तो ये 20 चको 40 और ये 13, सेविंग कितना है रेशियो के हिसाब से, आप बोलोगे 13 यूनिट के बराबर है, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है बच्चों, इतना खर्च करने के बाद 25, 10, 50 खर्च करने के बाद एट लास्ट उसके पास कितना रुपया बचा था जिससे वो किताब खरीदा, तो 26 रुपया, मतलब इतना खर्च करने के बाद, तो मेरे हिसाब से कितना बचा है, तो सेविंग कितना है 13 यूनिट, बट क्वेश्चन के हिसाब से 26 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2। हमसे क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट पूछा है, रेशियो के हिसाब से इनिशियल अमाउंट 40 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 40 यूनिट का वैल्यू क्या 80 रुपया। कोई दिक्कत है क्या? तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है इस टाइप का क्वेश्चन में बच्चों, कि देखना है कि वो जो पैसा खर्च कर रहा है वो इनिशियल बेस पे खर्च कर रहा है या रिमेनिंग अगर जहाँ भी बढ़ा है तो आप लोग रिमेनिंग और इनकम दोनों अगर मौजूद है कि कुछ इनकम पे खर्च कर रहा है कुछ रिमेनिंग अमाउंट पे, तो आप फ्रैक्शन से ही सॉल्व करिएगा, रिमेनिंग वाला को अलग रखिएगा फ्रैक्शन में, और इनकम वाला जो बेस है उसको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, फिर उसका फ्रैक्शन निकाल लो। ठीक है, जैसे इसका 25% का भी इनकम था 10%, तो हम लोग इसका अलग अलग फ्रैक्शन नहीं निकाले, दोनों को ऐड करके निकाल लिए। ठीक है, इट इज़ क्लियर? आगे बढ़े क्या? बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा अप्रोच। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, मिस्टर चौहान स्पेंट 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 40% ऑफ द रिमेनिंग, देखो बट जैसी है रिमेनिंग, सतर्क हो जाओ बच्चों, रिमेनिंग 40% रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल, ही इज लेफ्ट विथ एन अमाउंट। अब उसके पास कितना बचा, इतना खर्च करने के बाद जो सिर्फ और सिर्फ पैसा बचा अब उसके पास वो है 8,775, ये 8 है बच्चों, 8 है। तो अब बोल रहा है कि व्हाट इज हर मंथली इनकम बताओ, तो वही है रिमेनिंग और इनकम दोनों का चर्चा है, मतलब कुछ पैसे इनकम बेस पे खर्च किया है, कुछ पैसे रिमेनिंग बेस पे खर्च किया है, तो हम लोग फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो देखो ये जो 20% है वो किस पे खर्च किया है बच्चों, इनकम पे, 15% भी किस पे खर्च किया है, इनकम पे ही, क्योंकि यहाँ तो रिमेनिंग का कुछ चर्चा नहीं है। लेकिन ये ध्यान से पढ़ो, 40% जो खर्च किया है वो अब रिमेनिंग अमाउंट पे, मतलब जो रिमेनिंग बच गया ये सब खर्च करने के बाद पैसा, उसका 40% वो खर्च किया है। ठीक है, और देखो ये भी एंड 30%, ये एक ही लाइन का मतलब है ना, देखो यहाँ फुल स्टॉप था, इसके बाद ये स्टार्ट है, 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड, मतलब यही रिमेनिंग पे 30% भी है, क्योंकि इसका भी बेस यही वाला रिमेनिंग है, मतलब ये जो खर्च कर दिया, जो खर्च करने के बाद जो पैसा बचा है उसका 40% और 30% दोनों का बेस सेम ही है, इसका अलग रिमेनिंग नहीं है कि इसके खर्च करने के बाद जो पैसा बचा अब उसका रिमेनिंग नहीं, इसका भी रिमेनिंग यही वाला है, मतलब इन दोनों परसेंटेज का बेस सेम है और इन दोनों परसेंटेज का बेस सेम है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही लाइन में चर्चा है, ध्यान से पढ़ो अगर इंग्लिश अगर आपको समझ में आ रहा है तो। 40% ऑफ द रिमेनिंग का मतलब ये खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 40% खर्च किया एंटरटेनमेंट ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल। समझ में आ गया, मतलब यही रिमेनिंग है, इसका भी बेस है 30%, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट क्योंकि बेस सेम है, और इन दोनों को क्योंकि इनकम का ये बेस है, तो डायरेक्ट पहले ऐड कर दो, कितना 35%, इसका फ्रैक्शन निकाल लो तो कितना आएगा बच्चों, अभी निकाला था मैं 7/20, और इसको ऐड कर सकते हो 40, 30, 70%, 70% का फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 7/10। कोई दिक्कत है क्या? ऑल क्लियर? ठीक है, तो अब क्या करो, बोलो कि अगर ये इनिशियल अमाउंट था 20 तो 7 खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो 13, इसको इनिशियल अमाउंट मानो कितना 10, तो 7 खर्चा कर दिया तो बचा कितना बच्चों 13। यही क्वेश्चन था क्या जो अभी मैं करवा रहा था? नहीं ना यार, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, हाँ सॉरी, डाटा बिल्कुल सेम आ रहा था तो मेरे को लगा कि सेम ही है क्या। सही है, सही है, सही। अब देखो ये इनिशियल अमाउंट है और ये क्या मैंने माना, सेविंग, बचत। ठीक है,
तो मेरा रेशियो के अगर रेशियो में एक से ज़्यादा रेशियो में अगर इस तरह से कटता है क्रॉस तो काट दिया जाता है, पैरेलल नहीं। बट यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, तो चलो डायरेक्ट वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 13 तिया 39 और ये 200। तो मेरे रेशियो के हिसाब से कितना बचत हुआ है सेविंग 39 यूनिट का। बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 8775। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 8775 बटा 39। 39 से क्या कट रहा है क्या देखो तो ज़रा। 2 मरते 9 18, तो 6 1 7 78, 2 9 7 27 9, हाँ 2 मरते और यहाँ 2 2 5, हाँ कट गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 225। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है मंथली इनकम। रेशियो के हिसाब से मंथली इनकम कितना है बच्चों 200 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 225, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 5 10 4 1 5 और ये 4 45,000 आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? आई होप इट इज़ क्लियर। 45,000 रुपया आंसर। तो आप लोग समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे कुछ परसेंटेज इनकम पे बेस पे खर्च किया है, कुछ रिमेनिंग पे बेस पे। तो इनकम वाला जो बेस है उसको सिंपली आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। अब आप बोलते हैं सर यहाँ पे कि सर ये जो रिमेनिंग बेस है वो ये दोनों खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका बात कर रहा है, लेकिन ये जो 30% है वो किसका है, वो भी इसी रिमेनिंग का है बच्चों। अब ऐसा नहीं बोल देना कि ये जो 40% अब खर्चा किया तब जो बचा उसका रिमेनिंग, नहीं, ये एक ही लाइन में सारा चर्चा कर दिया है। मतलब इसका भी बेस जो है वो रिमेनिंग ही है, इसका अलग नहीं है। मतलब इन दोनों का बेस सेम है 40% 30% का, और ये दोनों तो पहले ही से सेम है क्योंकि ये दोनों तो इनकम पे ही खर्च हुआ है, ठीक है। और एक और आएगा ना बच्चों, उसमें रिमेनिंग 2 प्रकार का, मतलब 2 वर्ड आएगा यूज होगा। फिर तो 2 वर्ड का यूज होगा तो हम दिखाएंगे वो क्वेश्चन कैसे, वो समझ में आएगा आपको। देखते हैं अभी। हाँ यहाँ देखो आएंगे, आप पढ़ो क्वेश्चन। इसमें अंतर क्या है दोनों में। अ पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम, ये तो इनकम पे खर्च कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ऑन हाउस रेंट 17% ऑफ द रिमेनिंग आया तो सतर्क हो जाना। मतलब ये जो रिमेनिंग है वो क्या है, ये खर्च करने के बाद 16.66% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उस पे 70%। ऑल क्लियर, क्लॉथ पे खर्चा कर दिया है। फिर 20% ऑन फूड, तो इसका ये 20% ऑन फूड, अब फुल ये एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग। अब ध्यान से पढ़ो, ये जो 23% है वो भी इसी रिमेनिंग बेस पे खर्च हुआ है, मतलब 17 और 23 का सेम है। लेकिन अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग, एक और रिमेनिंग का चर्चा हो गया इसमें कि 10% है वो रिमेनिंग अब एजुकेशन पे। मतलब समझ में आया कि ये खर्च करने के बाद 17%, 23%, ये तीनों खर्च करने के बाद जो पैसा बचा ना उसका 10%। मतलब ये वाला अलग है, ये इसका अब रिमेनिंग अलग हो गया है, क्योंकि अब एक और रिमेनिंग का चर्चा हो गया कि ये जो 10% है वो इतना खर्च करने के बाद 16.16%, 17%, 23% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा है उसका 10%, ठीक है। तो ये अलग बेस है। 17 23 का तो सेम ही था, ये रिमेनिंग पे चर्चा हो रहा है, ठीक है। और इसका तो इनकम पे है, तो तीनों को अब ये 3 यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा। एक इसको पकड़ो 16.66% को, तो ये क्या आ जाएगा 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है, नहीं याद है तो प्लीज़ याद करो, मैं एक सीरीज भी लाऊंगा तो आप वहाँ याद कर लोगे। 17% जो है 17 और 23 को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका बेस सेम ही है, रिमेनिंग है बस एक रिमेनिंग। मतलब 70% भी रिमेनिंग जो इतना बच गया था उसके बेस पे, और ये भी 23% कौन है, यही वाला रिमेनिंग के बेस पे। तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 17 23 कितना हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 17 23 हो जाएगा 40%, ठीक है क्या। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 2/5। कोई दिक्कत है? इट इज़ क्लियर। आगे मूव करें। और 10% क्या है, 10% जो रिमेनिंग है, अब ये जो रिमेनिंग है वो अलग बेस है तो इसको अलग फ्रैक्शन निकालो। 10% क्या है 1/10, ठीक है। तो अब इन तीनों को सॉल्व करो। इसको क्या मान लो इनिशियल अमाउंट 6 है तो 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना सेविंग 5। उसी तरह से 5 अगर उसका इनकम है तो 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 3। उसी तरह से 10 अगर इनकम है 1 खर्चा कर दिया तो बचा कितना 9। और 1 से ज़्यादा रेशियो में अगर क्रॉस कट रहा है तो काट दो। तो 5 से 5 कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो वर्टिकली, ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है 20:2, ये कितना होगा 9, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा बच्चों, ये तो सेविंग है ना, ये इनकम है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं क्या फॉर्मूला से, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोलो यार, तो इनकम कितना है रेशियो के हिसाब से 20 और ये सेविंग कितना है 9, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 11। कोई दिक्कत है क्या?
हमसे रेशियो पूछ रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो रेशियो के हिसाब से इनकम रेशियो के हिसाब से टोटल इनकम कितना है, तो 20 यूनिट, ये 20 यूनिट, और एक्सपेंडिचर कितना निकल के आया, 11 यूनिट। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 11 यूनिट। यूनिट से यूनिट तो कट जाएगा, तो पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है यार। अच्छा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 20:11। समझ में आ गया? क्योंकि ये जो वर्टिकल है वो बचत वाला लिखा है ना कॉलम, कैसे 6 मैंने इनिशियल माना कि इनकम था, तो उसमें से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 5। तो ये इनकम वाला था, ये सॉरी ये सेविंग वाला था, ये इनकम वाला था। तो हम इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग फार्मूला जानते थे, वहाँ से एक्सपेंडिचर निकल गया क्या, 11। तो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ रहा था, तो 20 यूनिट क्या हुआ रेशियो के हिसाब से ये इनकम, और 11 यूनिट रेशियो के हिसाब से एक्सपेंडिचर। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 20:11। तो समझ में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्यों, अगर दो रिमेनिंग का चर्चा हो ना, तो जो ये वाला 10% वो अलग रिमेनिंग पे चर्चा कर रहा था, तो इसका अलग फ्रैक्शन निकाल लिए। इन दोनों का जो रिमेनिंग था वो सेम था, मतलब यही वाला रिमेनिंग था, और इसका अलग वाला था, और ये तो इनकम वाला था, तो तीनों अलग फ्रैक्शन निकाल लिए, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिए क्योंकि वो सेम बेस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ अ स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री and 55% a student pass in Hindi. If 5% a student failed in both subjects, then what is the percentage of a student who have pass in both subjects? क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको दिख गया क्या? बिल्कुल, क्योंकि आप लोग तो एक्सपर्ट हो चुके हो अब समझने में क्वेश्चन। ये कि कौन कौन सब्जेक्ट का चर्चा हो रहा है, हिस्ट्री का, और किसका चर्चा हो रहा है, हिंदी का। बोल रहा है कि हिस्ट्री में 65% बच्चे टोटल मतलब पास हैं, 55% ये पास है हिंदी में, और इसका आपसे वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु हैव पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो इसको एक समान ले क्या, जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, उसी तरह से जो अभी क्वेश्चन करवा के आया है, कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5% बच्चे फेल्ड हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो पास कितने हैं बच्चों, 95%। 100% ओवरऑल होता है ना, उसमें से 5% अगर बच्चे फेल्ड हैं तो 95% बच्चे पास हैं। इसमें कौन कौन से बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, जो या तो सिर्फ हिस्ट्री में पास हो, या वो सिर्फ हिंदी में पास हो, या वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो। कोई दिक्कत है क्या? तो इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 95% के बराबर। तो कर लो, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास है वो कितना आएगा, 55%। ओवरऑल सर्कल में से कॉमन रीजन को घटा दो, तो जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास है वो 55% ऑफ -x आ जाएगा। जो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में पास हैं वो कितना आएगा बच्चों, आप बोलोगे 65% में से x घटा दो, ये कॉमन रीजन ओवरऑल सर्कल में से। तो इन तीनों का सम इसका प्लस दोनों सब्जेक्ट वाला जो x माने हैं प्लस इसका किसके बराबर है, 95% के बराबर। तो कर दो 65% ऑफ -x प्लस x और प्लस 55% ऑफ -x इज इक्वल टू 95% के बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 5×10 130%। ठीक है, सॉरी 120, और ये -x, ठीक है, और 95% इधर है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 25%। कोई दिक्कत है क्या? आ गया आंसर कि 25% दोनों सब्जेक्ट में पास है। इट इज़ क्लियर, इजी था, समझ में आ गया। इससे हार्ड क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम में आपको कराया हूँ बच्चों, और अच्छा कॉन्सेप्ट वहाँ भी समझा दिया था, ये सब जो कॉन्सेप्ट था वहाँ भी अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, ये शायद अड्डा का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये। A businessman earning increases by 25% in 1 year but decreases by 4% in next year. After 5 years, his total earning would be इतना. What is the present earning? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? कुछ किसी व्यक्ति का इनिशियल इनकम होगा, वो बोल रहा है कि उसका फर्स्ट ईयर 25% से इंक्रीज होता है, फिर नेक्स्ट ईयर 4% से डिक्रीज होता है, और ऐसा ही चलते जा रहा है कब तक, 5 साल तक। मतलब 5 साल तक, मतलब क्या, पहला ईयर 25% से इंक्रीज हुआ, दूसरा ईयर -4% से डिक्रीज हुआ, तो तीसरा क्या होगा, यही वाला रिपीट होगा, 25% से इंक्रीज, फिर ये वाला रिपीट, -4% से डिक्रीज, फिर ये वाला रिपीट, 25% से इंक्रीज। ठीक है, ऐसा 5 साल तक चलता गया, और 5 साल के बाद इनकम आपको दिया हुआ है कि कितना है, तो 72,000 है। तो आपसे इनिशियल इनकम पूछा है ये वाला, तो क्या ये सक्सेसिव का क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बिल्कुल, कुछ एक इनिशियल अमाउंट है, उस पर मल्टी परसेंटेज चेंज हुआ है,
तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है और मैं शायद ये पहला सक्सेसिव का क्वेश्चन ले आया हूँ, और भी लाऊंगा आगे, क्योंकि ये बस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था तो आज डिस्कस कर रहा हूँ। सक्सेसिव का क्वेश्चन बहुत करवाऊंगा। इसका सीधा सा फंडा है कि पहला जो फंडा होता है सक्सेसिव का क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो फ्रैक्शन से अच्छा मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो क्या कर लो, सारा जो अगर अच्छा परसेंटेज दिया हुआ है तो क्या कर दो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना। अगर अच्छा परसेंटेज दिया हुआ है ना जिसका जल्दी फ्रैक्शन निकल जाए, तो आप फ्रैक्शन ये अप्रोच सॉल्व करना फ्रैक्शन से। इसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4 हो जाएगा। प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा है। -4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 1/25 निकाल लेना, 4/100। इसका भी है, ये तो बाकी रिपीट है। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ईयर में फ्रैक्शन में क्या मानते हैं, नीचे वालों को एज्यूम कर लो कि इनिशियल इनकम है 4 + 1 का मतलब क्या हुआ, 4 से 1 बढ़ गया, 5 हो गया। उसी तरह से सेकेंड ईयर की बात करें तो 25 मान लो इनिशियल डिनोमिनेटर को, उसमें से -1 का मतलब क्या हुआ, 1 घट गया, तो कितना बचा अब 24। थर्ड ईयर में वही रिपीट होगा ये वाला, फोर्थ ईयर में ये वाला रिपीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बोलो, यही वाला है ना परसेंटेज, कौन सा, थर्ड ईयर में 25% है ना इंक्रीज, तो ये वाला लिख दो। और फिफ्थ ईयर में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 4:25। 4:5। कोई दिक्कत है क्या। अब क्रॉस अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, बिल्कुल कट रहा है, 5×5 = 25, 25 और कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या करो, अब ये मल्टीप्लाई कर दो वर्टिकली। तो ये आया 5 साल पहले का इनिशियल इनकम और ये 5 साल बाद का वर्टिकल रेशियो में इनकम। तो ये कितना आएगा, 5 को 20, 20 दूनी 40 और 40 × 25 200 और 200 दूनी 400 और ये कितना 12 × 12। तो इसको बाद में कटेगा ही, तो इसी तरह से भी लिख दो, मल्टीप्लाई मत करो इसको, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये जो आया इधर वाला क्या लिखा था मैंने, कि जो बच गया, मतलब